अध्याय 5 राजा के मददगार। जाने क्या हुआ, पर जैसे एक झटका लगा और राजा के सामने दो बच्चे खड़े थे। एक पल पहले जंगल बिल्कुल खाली था। उसे मालूम था कि बच्चे उसके पीछे वाले पेड़ के पीछे से नहीं आ सकते थे। यदि ऐसा होता तो कोई आवाज तो आती और पता चल जाता। वे बस उसके सामने प्रकट हो गए थे। उसने एक नजर में देख लिया कि उन्होंने वही पुराने कपड़े पहन रखे थे जो उसने सपने में उनको पहने देखा था। दूसरी नजर में उसने देखा कि वे उन 7 लोगों में से सबसे छोटे बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। हे भगवान, लड़के ने कहा। मेरी तो सांस ही रुक गई थी। मैंने सोचा, जल्दी करो और इसकी रस्सियां खोलो। लड़की ने कहा, हम बाद में भी बात कर सकते हैं। फिर वह टिरियन की ओर मुड़कर बोली, हमें माफ करना, हम आने में लेट हो गए, पर जितनी जल्दी हो सका हम आ गए। लड़के ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और जल्दी से राजा के बंधन खोलने लगा। सर्दी से अकड़ा हुआ राजा आखिरी रस्सी कटते ही अपने हाथों व घुटनों के बल आगे जमीन पर गिर गया। उसने अपनी टांगों में जान डालने के लिए उन्हें अपने हाथों से रगड़ते हुए मालिश की। लड़की ने पूछा, क्या तुम वही हो जो एक सप्ताह पहले डिनर के समय हमें दिखाई दिए थे, है ना? टिरियन ने उत्तर दिया, एक सप्ताह? मुश्किल से अभी 10 मिनट भी नहीं हुए जब मैं सपने में आपकी दुनिया में आया था। लड़के ने कहा, पोल, ये यहाँ वहाँ के समय की खिचड़ी ऐसी ही है। मुझे अब याद आ गया, टिरियन बोला। पुरानी कहानियों में इसका जिक्र आता है। आपकी अनोखी दुनिया का समय हमारी दुनिया के समय से अलग चाल पर चलता है। फिलहाल यहाँ से जाने का समय आ गया है, क्योंकि मेरे दुश्मन पास ही हैं। क्या आप मेरे साथ आओगे? जरूर, लड़की बोली। हम आपकी मदद के लिए ही आए हैं। टिरियन खड़ा हो गया और जल्दी से उन्हें पहाड़ी के नीचे अस्तबल से दूर ले जाने लगा। उसे पता था वह कहाँ जाना चाहता था, पर वह सबसे पहले चट्टानों वाली जगह जाना चाहता था, जहां उनके पैरों के निशान न छूटे। फिर वह पानी पार करना चाहता था ताकि उनकी गंध कहीं भी ना बाकी रहे। ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करने में उन्हें आधा घंटा लग गया। उनकी सांस फूल गई थी, वे बात नहीं कर पा रहे थे। टिरियन इन सबके बावजूद अपने साथियों पर नजर रखे हुए था। दूसरी दुनिया के जीवों के साथ चलने में उसे आनंद आ रहा था, और साथ ही यह सोचकर उसका दिमाग घूम रहा था कि सब सुनी सुनाई कहानियां सच्ची थीं। अब वे एक छोटी सी घाटी के किनारे पर आ गए थे, जो बर्च के पेड़ों से होते हुए सामने फैली दिखाई दे रही थी। टिरियन ने कहा, अब हम खतरे से बाहर हैं। अब हम आराम से चल सकते हैं। सूरज निकल चुका था, हर टहनी पर ओस चमक रही थी और पक्षी गा रहे थे। आप कुछ खाएंगे क्या? हम दोनों अपना नाश्ता पहले ही कर चुके हैं, लड़के ने पूछा। लड़के ने अपनी पीठ पर लदा हुआ चमड़े का भारी सा थैला खोलकर चिकना सा एक पैकेट निकाला। टिरियन को बहुत भूख लगी थी, पर अब तक उसने भूख के बारे में सोचा भी ना था। उसमें 2 सैंडविच, उबले अंडे के, 2 बीज वाले और 2 किसी पेस्ट वाले थे। नार्निया में ऐसा खाना कोई नहीं खाता था। पूरे 6 सैंडविच खाते खाते वह उनके साथ घाटी के नीचे आ गया था। यहाँ उन्होंने काई से भरा हुआ एक पहाड़ देखा, जिसमें से एक फव्वारा निकल रहा था। उन तीनों ने रुककर यहाँ पानी पिया और अपने तपे हुए चेहरे धोए। गीले बालों को अपने माथे से झटकते हुए लड़की बोली, क्या तुम हमें यह नहीं बताओगे कि तुम कौन हो? तुम्हें क्यों बांधा गया था? ये सब कैसे हुआ? बिल्कुल, टिरियन ने कहा, पर हमें चलते रहना चाहिए। और फिर चलते चलते रास्ते में टिरियन ने उन्हें अब तक जो हुआ बताया। अंत में वह बोला, और अब मैं एक टावर पर जा रहा हूँ। यह उन 3 टावरों में से एक है जो मेरे दादा ने लैंटर्न वेस्ट को खतरनाक विद्रोहियों से सुरक्षित रखने के लिए बनवाया था। असलन का भला हो जिसके कारण मेरी चाबियां नहीं छीनी गईं। उस टावर में हमारे पास ढेरों हथियार, कवच व रसद है, पर रसद सूखे बिस्कुट से बेहतर नहीं है। हम वहां सुरक्षित रहकर अपनी योजनाएं बना सकते हैं। कृपया करके अब आप मुझे बताएं कि आप दोनों कौन हैं और आपकी कहानी क्या है। मेरा नाम यूस्टॉस स्क्रब है और ये जिल पोल है, लड़के ने कहा। हम यहाँ पहले भी आए हैं, सदियों पहले, हमारे समय के अनुसार 1 साल से भी ज्यादा पहले। तब यहाँ एक आदमी राजकुमार रिलियन हुआ करता था। उसे बंदी बनाकर छुपा दिया गया था और पडलगम में तब उसकी मदद का कदम उठाया था। टिरियन ने पूछा, ओह, तो क्या तुम वो ही यूस्टॉस और जिल हो जिन्होंने राजा रिलियन को छुड़ाया था? हाँ, हम ही हैं। अच्छा, तो वह रिलियन अब राजा रिलियन है? क्यों नहीं, उसे राजा ही होना चाहिए। मैं तो भूल गई, जिल बोली। टिरियन बोला, नहीं, मैं उसकी 7वीं पीढ़ी हूँ। वह 200 साल पहले मर चुके हैं। जिल उदास हो गई।
ओह, नार्निया वापस आने पर ऐसी उदासी भरी बातें पता चलती हैं। बस यही बात बुरी लगती है मुझे। पर यूस्टोस बोलता रहा, सर, अब आपको पता चल गया है कि हम कौन हैं, और प्रोफेसर और आंटी पॉली हम सभी दोस्तों को एक साथ नार्निया लाए थे। टिरियन बोला, यूस्टोस, मैं ये नाम नहीं जानता। ये दोनों वो लोग हैं जो सबसे पहले नार्निया आए थे, जब सभी जानवरों ने बोलना सीखा था। टिरियन ने ऊंची आवाज में कहा, असलन की कसम, वे दोनों, लॉर्ड डिगोरी और लेडी पॉली, क्या अभी भी आपकी दुनिया में हैं? इस बात पर हैरानी भी होती है और गर्व भी। पर मुझे एक बात बताओ, यूस्टोस बोला, पर वह सचमुच में हमारी आंटी नहीं है, मतलब हमारा खून का रिश्ता नहीं है। नाम है मिस प्लमर, पर हम उन्हें आंट पॉली कहते हैं। उन दोनों ने हम सबको इकट्ठा किया। हम तो नार्निया में मजे करना चाहते थे और प्रोफेसर को लगता था कि नार्निया के लोगों को हमारी जरूरत थी। बस फिर तुम एक भूत की तरह आए और हमें एकदम डरा दिया, और फिर बिना एक शब्द भी कहे गायब हो गए। उसके बाद हमें यकीन हो गया कि तुम किसी मुसीबत में हो। अगला सवाल था, तुम तक कैसे पहुंचा जाए? कहीं जाने की इच्छा होना और वहां झट से पहुंच जाना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने इस बारे में बहुत सोचा और बातें की। आखिर में प्रोफेसर ने कहा कि तुम तक तो केवल जादुई अंगूठियों से ही पहुंचा जा सकता है। सदियों पहले प्रोफेसर और आंट पॉली इन अंगूठियों को पहनकर ही यहाँ आए थे। पर ये अंगूठियां लंदन के एक घर में दबाई हुई थी, जो अब बिक चुका था। लंदन हमारा बड़ा शहर है। अब मुश्किल यह थी कि उन तक कैसे पहुंचा जाए। तुम सोच भी नहीं सकते कि अंत में हमने क्या किया। पीटर और एडमंड लंदन गए। सुबह सुबह लोगों के जागने से पहले उन्होंने उस घर के पीछे से बाग में घुसने का सोच रखा था। उन्होंने कारीगरों के कपड़े पहन रखे थे, ताकि यदि कोई उन्हें देखे तो यह लगे कि वे नालियां ठीक करने आए थे। काश मैं उनके साथ होता, कितना मजा आया होगा। वे इस काम में सफल हो गए थे, क्योंकि अगले दिन पीटर ने अंगूठियां मिलने के बारे में तार भेजी थी। सर, तार एक तरह का संदेश होता है। इसके बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा। अगले दिन मुझे और जिल को वापस स्कूल जाना था। केवल मैं और जिल ही स्कूल जाते हैं, और हम अब भी उस स्कूल में जाते हैं। पीटर और एडमंड को हमने स्कूल के रास्ते में एक जगह मिलना था और अंगूठियां देनी थी, क्योंकि हम दोनों को नार्निया आना था और हमसे बड़े लोग फिर से नार्निया नहीं आ सकते थे। तो हम ट्रेन में चढ़ गए। हमारी दुनिया में लोग इसी से सफर करते हैं। इसमें कई डब्बे जंजीरों से जुड़े हुए होते हैं। प्रोफेसर, आंटी पॉली और लूसी हमारे साथ आए, पर ज्यादा से ज्यादा समय साथ रहना चाहते थे। हम ट्रेन में बैठ गए। हमारी ट्रेन उस स्टेशन पे आ रही थी जहां हमें दूसरे साथियों से मिलना था। मैं खिड़की से बाहर उन्हें ढूंढ रहा था कि एक भयानक झटका लगा और शोर हुआ। हम नार्निया पहुंच गए थे और हमने आपको पेड़ से बंधा देखा। तो आपको अंगूठियों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी? टिरियन ने पूछा। यूस्टोस बोला, नहीं, हमने उन्हें देखा तक नहीं। असलन ने अपने तरीके से बिना अंगूठियों के यह कर दिखाया। पर तेजस्वी राजा पीटर के पास में अंगूठियां हैं, टिरियन ने बोला। जिल बोली, हाँ, पर हमारा विचार है कि वह उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब राजा एडमंड और लूसी पिछली बार यहाँ आए थे, तो असलन ने कहा था कि वे अब कभी नार्निया नहीं आएंगे। उससे भी पहले ऐसा ही कुछ उसने तेजस्वी राजा पीटर को कहा था। यदि उसे आज्ञा मिली तो यह पक्का है कि वह बंदूक से निकली गोली की तरह आएगा। यूस्टोस बोला, हे भगवान, गर्मी बहुत बढ़ गई है। क्या हम पहुंचने वाले हैं? देखो, टिरियन ने इशारा किया। पेड़ों के पीछे किले की चार दीवारी दिखाई दे रही थी। कुछ मिनट और चलने के बाद वे खुले मैदान में आ गए। उनके आर पार पानी की एक पतली सी धारा बह रही थी, और धारा के दूसरी और थोड़ी दूर चौकोर टावर खड़ा था, जिसमें गिनी चुनी कुछ तंग सी खिड़कियां थीं और सामने की दीवार में बड़ा सा भारी दरवाजा था। टिरियन ने पैनी नजर से इधर उधर देखा कि कोई दुश्मन तो नहीं देख रहा। वह टावर तक पहुंचा और अपनी चाबियां ढूंढने लगा, जो उसने चांदी की एक पतली चेन में डाली हुई थी, और यह चेन उसने अपने गले में पहन रखी थी। फिर उसने बड़ा ही खूबसूरत चाबियों का एक गुच्छा निकाला। उसमें दो चाबियां सोने की और बाकी खूब कसारीदार की हुई थी। देखकर ही लग रहा था कि वे राजमहलों के गुप्त दरवाजों और खुशबूदार लकड़ी की बड़ी बड़ी अलमारियों की चाबियां थीं, जिनमें शाही खजाने रखे जाते होंगे। पर जो चाबी उसने अब दरवाजे के ताले में लगाई थी, काफी बड़ी थी और साधारण तरीके से बनी थी। ताला कड़ा था,
और एक पल के लिए टिरियन डर गया कि वह ऐसे घुमा नहीं पाएगा, पर अंत में उसने चाबी को घुमा दिया और दरवाजा खुल गया। टिरियन ने कहा, स्वागत है आपका मेरे दोस्तों। मुझे दुख है कि यही सबसे अच्छा महल है जो नार्निया का राजा अपने मेहमानों को भी दे सकता है। टिरियन को यह देखकर खुशी हुई कि दोनों अजनबियों ने अच्छे संस्कार पाए थे। दोनों ने उसे कहा कि वह इस बात की परवाह ना करे, उन्हें यकीन था कि जगह अच्छी ही होगी। असल में यह कुछ खास अच्छी नहीं थी। यह अंधेरी और सीलन भरी थी। इसमें केवल एक ही कमरा था और सीधा पत्थर की छत तक जाता था। एक कोने में लकड़ी की सीढ़ियां एक गुप्त दरवाजे तक जाती थी जो किले से बाहर ले जाता था। सोने के लिए कुछ भद्दे से पलंग, कई तिजोरियां और गठरियां वगैरह इधर उधर रखे थे। वहां एक अलाव था जिसमें शायद कई सालों से आग नहीं जलाई गई थी। चलो सबसे पहले बाहर जाकर आग जलाने के लिए कुछ लकड़ी ले आए, है ना? जिल ने पूछा। अभी नहीं कॉमरेड, टिरियन बोला। इससे इस बात का ध्यान रखना था कि वे निहत्थे ना पकड़े जाएं। फिर वह तिजोरियां खोजने लगा। शुक्र है वह साल में एक बार इन टावरों का जायजा लेता था। इस बात का ध्यान रखता था कि यहाँ जरूरत का सभी सामान मौजूद हो। कमान की रस्सियां तेल लगे सिल्क के कवर में सम्मिलित थी। तलवारों और बालों को जंग से बचाने के लिए ग्रीस लगाई गई थी और कवच अपने खोल में पड़े चमक रहे थे। पर वहां इससे भी अच्छा कुछ और था। देखो, टिरियन ने अजीब से कसीदों वाले लंबा सा कवच निकालकर बच्चों के सामने फैलाते हुए कहा। यह कवच अजीब सा है सर, यूस्टोस बोला। टिरियन बोला, नार्निया का कोई भी बौना इसे नहीं बना सकता। यह कैरल मॉल का सबसे बेजोड़ कवच है। मैंने ऐसे कुछ कवच तैयार करवा के रखे हैं क्योंकि पता नहीं कब मुझे या मेरे दोस्तों को यह पहनकर टिसरॉक की जमीन पर अदृश्य रूप से चलना पड़े। और पत्थर की इस बोतल को देखो, इसमें एक तरह का रस है जो मुंह हाथ पर लगाने से हमें कैरल मॉल की तरह भूरा बना देता है। हुर्रे, मजा आ गया, जिल बोली। भेष बदलना, मुझे भेष बदलना बहुत अच्छा लगता है। टिरियन ने उन्हें दिखाया कि कैसे हथेली में थोड़ा सा तेल डालकर अपने चेहरे, गले, कंधों, हाथों, बाहों पर लगाया जाता है। जब ये सूख कर चिपक जाएगा, हम इसे पानी में धो सकते हैं। ये बदलेगा नहीं। केवल तेल या राख ही हमें फिर से नार्निया के लोगों की तरह सफेद बना सकती है। और अब प्यारी जिल, आओ देखो यह कवच तुम पर कैसे फिट बैठता है। यह कुछ लंबा है पर उतना नहीं जितना मुझे लगता था। यकीनन ये किसी तकरान का नौकर का है। कवच पहनने के बाद उन्होंने कैरल मॉर्निंग हेलमेट पहने जो कुछ गोल से थे और सिर पर एकदम कस कर बैठते थे। उनके सर पर एक नोक सी निकली हुई थी। इसके बाद टिरियन ने तिजोरी से किसी सफेद चीज के लंबे थान निकाले और उन्हें हेलमेट पर लपेट कर पगड़ी सी बना दी। पर उस नुकीली सी चीज को बाहर ही रहने दिया ताकि वह पगड़ी के बीचों बीच दिखाई देती रहे। उसने और यूस्टोस ने कैरल मॉल की तलवारें और छोटी छोटी गोल ढालें ले ली। ऐसी कोई भी तलवार नहीं थी जो हल्की थी, तो जिल को टिरियन ने शिकार करने वाला लंबा चाकू दे दिया जो जरूरत पड़ने पर तलवार का काम कर सकता था। क्या तुमको तीर कमान चलाना आता है? टिरियन ने पूछा। जिल ने शर्माते हुए कहा, बहुत अच्छा नहीं। तीर चलाने में स्क्रब बुरा नहीं है। यूस्टोस कहने लगा, सर इसकी बात पर भरोसा मत कीजिए। पिछली बार जब हम नार्निया से वापस गए थे तब से हम दोनों तीरंदाजी की प्रैक्टिस करते रहे हैं और अब ये तीरंदाजी में मेरे जैसी अच्छी है। हम में से कोई भी एक दूसरे से बढ़कर नहीं है। टिरियन ने जिल को तीरों से भरा तरकश और कमान दिया। उनका अगला काम आग जलाना था क्योंकि अंदर अभी भी गुफा की तरह अंधेरा और कपकपा देने वाली ठंडक थी। उन्हें कुछ ताजा लकड़ी मिल गई और चिमनी जलने से वह जगह खिल गई और रहने लायक लगने लगी। रात का खाना खास नहीं था। उन्हें तिजोरी में कुछ बिस्किट मिल गए थे। उन्हीं को तोड़कर उबलते पानी में डाल दिया गया। इसमें नमक डालकर दलिए की तरह कुछ बना दिया गया। पीने के लिए पानी के सिवाय कुछ नहीं था। काश मैं चाय के कुछ पैकेट ले आती, जिल ने कहा। यूस्टोस बोला, या कोको का एक टिन। इन टावरों में वाइन पीने का मजा ही कुछ और होता है, टिरियन ने कहा।